कि Synergico is one listed company in which we have 2 refineries, 1 oil marketing company, 1 port. So last year we used to export 55 to 60% of our fuel oil. This year we are exporting 90-95% of our fuel oil. कि एक बैरल जब तेल आता है तो ये रिफाइनरीज में से कैसे निकलता है? व्हाट हैपेंस दैट यू टेक आउट द एमएस, एचएसडी, क्या रेशियोज होते हैं यूजुअली? 40% डीजल होता है, देन एमएस होता है एंड देन फ्यूल ऑयल होता है. फ्यूल ऑयल रफली 30% तो तकरीबन सबका ही रहता है. अगर ये आप गल्फ कंट्री से अरब लाइट लेते हैं या अरब एक्स्ट्रा लाइट लेते हैं, वुड इट हैव बीन द सेम थिंग? इट वुड हैव बीन डिफरेंट. हाउ? 2000 हैवी है कि कराची की पोर्ट्स पे 5 या 5.5 लाख बैरल का जहाज आता है जनरली क्रूड लेके. हमारी पोर्ट के ऊपर एसबीएम के ऊपर मिलियन बैरल का जहाज आता है. सो हमारी फ्रेट इकोनॉमिक्स उसकी वजह से थोड़ी सी बेहतर है. अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज होता है तो पाकिस्तान में ऑल्टरनेट सोर्सेज क्या होंगे. सो हमने फिर खाली यूएस ट्राई नहीं किया, हमने वेस्ट अफ्रीकन ग्रेड भी ट्राई किया, हमने नाइजीरियन ट्राई किया. ऑयल प्राइस उस वक्त प्राइस नहीं होता जिस वक्त आप डील बुक कर रहे हो. इट इज़ प्राइस्ड ऑन द डिलीवरी मंथ और द प्रोसेसिंग मंथ. इकोनॉमिक्स ऑफ लो सल्फर क्या है, हाई सल्फर क्या है, दोनों की प्राइसेस में क्या फ़र्क होता है? देखिए प्राइस लो सल्फर की बेटर होती है. वो ऑब्वियसली डेल्टा कोई उसका जो है वो कांस्टेंट नहीं होता. सो हमने वीटॉल के साथ एक जेवी की है. सो वीटॉल बेसिकली अपनी बाज यहाँ पे डिप्लॉय की है उसने पाकिस्तान में. अगर किसी इन्वेस्टर को हम लाना चाहें बाहर से, हमें बहुत सारे इंटरेस्ट मिलते हैं, बात होती है, बट आपके पास स्ट्रक्चर ही नहीं है ना अवेलेबल. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर इंटरव्यू एट डायलॉग विद एग्जीक्यूटिव. मैं हूं फुरकान पुंजानी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इन्वेस्टकार. आज मेरे साथ मौजूद हैं उसामा कुरैशी साहब, वाइस चेयरमैन एट सिनर्जी कंपनी. आज हम लोग रिफाइनरी सेक्टर की बात करने वाले हैं. द लेटेस्ट प्रॉफिट्स, रिफाइनरी पॉलिसी एंड एवरीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड अबाउट रिफाइनरी. लेट्स स्टार्ट. सो उसामा साहब, सो फार जो हमें नज़र आ रहा है क्वार्टरली रिजल्ट से लेकर जितने रिफाइनरी मार्जिन हैं, क्रेजी हो गया नहीं? सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स हैपनिंग? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि रिफाइनरीज जो है वो नॉट जस्ट मार्जिन्स, रिफाइनरीज की ओवरऑल इम्पोर्टेंस एटलीस्ट पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो कि पहले इतनी नहीं देखी जाती थी. बिकॉज रिफाइनरीज ने एक्चुअली अगर आप देखें तो पूरा सप्लाई चेन को मैनेज किया इस क्राइसिस के टाइम में, जब ऐसे ऐसे मुल्कों में जहाँ हमने सोचा भी नहीं था कि वहाँ क्यूज़ लग जाएंगी, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगी फ्यूल स्टेशन के ऊपर. बट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये सिचुएशन बेटर रही. मार्जिन्स की जहाँ तक आपने बात की, क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूँ. जब आप सिनर्जिको के रिजल्ट्स की बात करते हैं तो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड कि सिनर्जिको इज़ वन लिस्टेड कंपनी इन विच वी हैव 2 रिफाइनरीज, 1 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, 1 पोर्ट. सो उसके कंबाइंड रिजल्ट्स होके आते हैं. सो अभी जो आप रिजल्ट क्वार्टरली देख रहे हैं उसके अंदर OMC का भी को तकरीबन 6 बिलियन रुपए की कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ फ्रॉम आर OMC, बिकॉज आर OMC इज़ doing well for last 1.5 year almost. दूसरा, मार्जिन्स बिल्कुल बेहतर हुए थे जी. पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे मार्जिन देखने को मौका मिला था. आपको याद होगा ये फॉर्मूला चेंज हुआ था 2002 में. उससे पहले गारंटीड रिटर्न्स पे जो है रिफाइनरीज ऑपरेट करती थी. तो उस वक्त फिर डिसाइड किया गया जी कि रिफाइनरीज क्यों गारंटीड रिटर्न्स पे काम करती हैं, रिफाइनरीज को जो है वो मार्केट बेस्ड फार्मूला होना चाहिए, और क्यों जो है वो ऐसा फार्मूला दिया हुआ है जिससे उनको फ़ायदा हो रहा है या कुछ हो रहा है. तो फिर मार्केट बेस्ड फार्मूला आया. तो मार्केट बेस्ड फार्मूला ये था कि जी उसकी इंपोर्ट प्राइस पैरिटी के साथ लिंक कर दिया था उसको, जैसे और इंडस्ट्री का फार्मूला होता है. यही सेम फार्मूला जो है वो बाकी इंडस्ट्री, सीमेंट ले लें या आप फर्टिलाइज़र ले लें, व्हाटएवर जिस इंडस्ट्री को भी आप देखें वो इंपोर्ट प्राइस पैरिटी मॉडल पे चलती है. सो इस फार्मूले में मूव कर दिया था. तो 2003 से लेके कोई 2020 तक रिफाइनरीज के लॉसेस जो है वो बढ़ के बहुत ही, और फिर फ्यूल ऑयल की कंजम्पशन जब पाकिस्तान में गिरी तो और ही लोकल कंजम्पशन ख़त्म हुई, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट हुई. तो रिफाइनरीज ने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था ऑलरेडी. बट फॉर द फर्स्ट टाइम, और कह लें कि जब ये जंग या थोड़ी सी वॉलेटिलिटी वाली सिचुएशन आती है तब जाके कुछ मार्जिन इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं. बट स्टिल लोगों ने शोर मचाया डीजल के क्रैक को देख के. डीजल इज़ जस्ट 40% ऑफ द क्रूड एवरेज अगर पाकिस्तान का लगाएं. फिर एक और भी बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है फुरकान भाई कि 100% क्रूड के 100 टन्स जो हैं वो पूरे के पूरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, उसमें ओन यूज़ लॉसेस होते हैं हर रिफाइनरीज के. अगर एवरेज में पाकिस्तान की बात करूं 6% अगर हम ले लें तो 94 टन्स के 94% ऑफ द क्रूड वॉल्यूम इज कन्वर्टेड इनटू सेलेबल प्रोडक्ट.
सो एक ये भी बड़ी मिथ है। सो डीजल के एक एक दिन के 2-2 दिन के क्रैक देख के लोगों ने जो है वो असेस किया कि बहुत ज़्यादा जो है वो मार्जिन अच्छे हो गए, मार्जिन अच्छे हुए थे, इसमें कोई शक नहीं। बट वी हैव टू लुक एट द होल स्लेट। उस स्लेट के अंदर अगर डीजल का क्रैक बेटर हो रहा है तो एमएस जो है, गैसोलीन जो है वो नेगेटिव या ब्रेक इवन रहा है पिछले 1.5 महीने में और उससे पहले भी। इसी तरीके से एलपीजी और बिचुमेन और बाकी चीज़ें और फ्यूल ऑयल स्पेसिफिकली जाके देखें। सो बेसिकली वेटेड एवरेज पूरा आपको जीआरएम, जिसको हम ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन कहते हैं, वो इम्प्रूव हुआ था, बट नॉट एज के कोई बहुत ही इसका। एक महीने में मार्च में अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं तो मार्च की डीजल की जो क्रैक वो $52 था एवरेज क्रैक फॉर द मंथ ऑफ। और वैसे हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड के मुताबिक ये कितना होता है? कोई $25 से $30 के अराउंड होता है। बट अगेन जब नेट जीआरएम की बेसिस पे बात करें तो बाज़ दफ़ा नेगेटिव भी होता है, बाज़ में कई महीने ऐसे चल रहे होते हैं नेगेटिव होता है जिसके अंदर। बट एट द सेम टाइम गैसोलीन जो कि पॉजिटिव होता था, गैसोलीन जो है वो नेगेटिव या ब्रेक इवन के ऊपर जो है वो रहा। तो ये अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम रिफाइनरीज ने इस तरह के मार्जिन देखे ग्लोबली। इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, बट पाकिस्तान में फिर हम सब रिफाइनरीज को बिठाया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने कि ये थोड़ा सा इसमें रिफाइनरीज क्या रोल प्ले कर सकती हैं इन ऑर्डर टू गिव रिलीफ टू द पीपल, बिकॉज वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कंज्यूमर प्राइसिंग बहुत हाई चली गई थी। एंड सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? व्हाट वाज द So फॉर्मूला एंड हाउ basically- डिड इट चेंज? सो बेसिकली उसको जो है वो क्रूड की प्राइस के साथ लिंक किया गया कि क्रूड की लैंडेड। अच्छा, फिर हुआ ये कि डीजल के क्रैक तो सब देख रहे थे, बट आपको पता है क्रूड की जर्नली प्लानिंग 2 महीने की होती है, इवन 2 months इन एडवांस आप बुक करके रखते हैं सारी चीज़। तो मार्च तो जैसे तैसे निकल गया। अच्छा, फिर अप्रैल की और मई की प्लानिंग जब मार्च के मंथ में बैठ के हो रही थी, ऑब्वियसली नॉट अप्रैल, मई एंड जून की। सो जो चैलेंजेस आए वो ये आए कि फ्रेट की प्राइस कोई 4-5 टाइम्स जो है वो फ्रेट बढ़ गया। इंश्योरेंस जो कि 0.7 0.5 अंडर 1% होता था, वो हमने एज हाई एज 11% भी देखा। फिर फ्रेट जो कि लेट से फुजैरा का फ्रेट $8 लाख होता था, जो कि लोगों ने $3.5-4 मिलियन भी दिया। 3 दिन की वॉइस टाइम है खाली। सो ये बहुत सारे चैलेंजेस थे। जो लैंडेड कॉस्ट ऑफ द क्रूड जो है वो भी बहुत बढ़ गई थी। बहुत सारे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई। आपका पहले अगर मैं अपनी बात करूं सिनर्जी को कि हम मिलियन बैरल का कार्गो अगर $75-80 मिलियन का लाते थे, तो अब वो $150-160 मिलियन पे चला गया। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, सारी कुछ बढ़ गया। बट अगेन फॉर्मूले में जो आप बात कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने हमसे रिक्वेस्ट की सारी रिफाइनरीज से कि इसको कुछ बेहतर कर लें। तो उसमें फिर लास्ट 5 ईयर्स के नंबर्स को देखा गया। अच्छा, थोड़ी सी रिफाइनरीज में सो बेहतर करने का मतलब ये कि जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडियंस, आपको होता ही है कि आपने कितने में तेल इंपोर्ट किया, ऑयल, क्रूड ऑयल, और आपकी प्राइस लंदन गैस ऑयल की कितनी है, डीजल की कितनी है। इन दोनों के बीच में जो स्प्रेड है, ये आपका स्प्रेड है। बट उसको स्लैश करके तो ऑलमोस्ट हाफ कर दिया गया। ठीक है। सो इसेंशियली नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो $20-25 होता था वो $75 हो गया, और फिर उसको कट करके $40 पे ले आया है, $35 पे ले आया है। ऐसे ही है। इज इट करेक्ट? सो ऊपर का कैप हो गया, एंड इफ इट फॉल्स डाउन बिलो दैट, तो वो 11 पे हो गया। तो वो 11 पे हो गया का क्या मतलब है कि अब 11 से नीचे अगर 11 से नीचे जाता है तो 11 इज द फ्लोर। तो हाउ विल दे, मतलब कि फॉर एग्जांपल 11 से नीचे चला जाता है फिर क्या होगा? जाते हुए दिख नहीं रहा अभी। दिस अंडरस्टैंडिंग 6-8 महीने बाद 6-8 महीने का है ही नहीं। ये अरेंजमेंट इज जस्ट फॉर 90 days, ओके ओके और इफ द वॉर एंड्स बिफोर दैट 90 days। ओके। सो इफ द सिचुएशन नॉर्मलाइजेस तो विल बी बैक टू अ फॉर्मूला, बिकॉज फिर मार्जिन भी ऐसे नहीं रहेंगे। एंड देन अगेन देखें, इशू ये नहीं होता। इशू ये होता है कि एक अनफॉर्चुनेटली पॉलिसीज़ जो होती हैं ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। अब यही फार्मूला जब इंट्रोड्यूस हुआ था 2002 या 2003 में, सो दिस फार्मूला डिडंट वर्क आउट वेल फॉर रिफाइनरीज इन लास्ट, जब से ये फार्मूला चेंज हुआ। एक जब यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस वक्त थोड़ी सी स्पाइक आई थी। सो दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ लाइक सस्टेनेबल फॉर रिफाइनरीज। अगेन रिफाइनरी की कन्फिग्रेशन की हम बात करते हैं, फ्यूल ऑयल कंजम्पशन ड्रॉप हो गई। फ्यूल ऑयल कंजम्पशन ड्रॉप होने के बाद
और पावर के लिए यूज़ होना बंद हो गया। बट फिर फॉर प्राइवेट यूजर्स भी जो है वो लास्ट ईयर जो है उसके ऊपर हैवी टैक्सेस एंड लेवीज इम्पोज की गई। सो वो लोकली कंज्यूम होना जो थोड़ा बहुत होता था वो भी ख़त्म हो गया। सो वो भी अगेन लोकल प्राइस वर्सेस एक्सपोर्ट प्राइस में बड़ा फ़र्क है। सो अब तो वो भी वाइबल नहीं रहा। तो पहले अगर मैं अपनी कंपनी की मिसाल दूँ, सो लास्ट ईयर वी यूज टू एक्सपोर्ट 55 to 60% of our fuel oil. सही है। This year we are exporting 90-95% of our fuel oil. So that's why जो है वो ये जो क्रैक्स की बात होती है, ये बात होती है, it's not that Yeah. simple to Make manage. some- And again देखें, if you're sitting on such massive assets और उन assets के ऊपर रिटर्न ना बन रहा हो, उन assets के ऊपर आप अच्छा फिर दूसरा 5 रिफाइनरीज में से 3 रिफाइनरीज जो साउथ की है ना, उनकी डायनामिक्स बड़ी डिफरेंट है बाकी 2 रिफाइनरीज से। NRL NRL, PRL एंड सिनर्जी को Synergy. जो साउथ की रिफाइनरीज के अगर आप PSX का डेटा उठा के भी देखें, दे हैव ऑलवेज स्ट्रगल्ड। अटक रिफाइनरी की थोड़ी सी डायनामिक्स डिफरेंट है। खैर आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट अदर बिजनेस, बट वो लोकल क्रूड में है तो उनकी डायनामिक्स थोड़ी सी डिफरेंट है। पार्को ऑब्वियसली इज गवर्नमेंट ओन्ड, इट्स लाइक रिसोर्सेज वाइज दे आर मच बेटर देन ऑल दोज रिफाइनरीज। सो ये इसको भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि साउथ की रिफाइनरीज टीम जो है वो कितना स्ट्रगल करती रही है उसके ऊपर। So we'll come back to this जो था, but if you can make us understand कि एक बैरल जब तेल आता है तो ये रिफाइनरीज में से कैसे निकलता है? What happens that you take out the MS, HSD, क्या रेशियोज होते हैं यूजुअली? कितना HSD निकल के आता है, डीजल जिसको हम लोग कहते हैं, कितना पेट्रोल निकल के आता है? सो मैं आपको एवरेज बता देता हूँ ओवरऑल इंडस्ट्री का। वैसे तो डिपेंड वैसे करता है बहुत फर्क क्रूड होता के है? नहीं, देखिए क्रूड की टाइप पे फ़र्क होता है ना। अगर बहुत हैवी क्रूड है तो उसमें फ्यूल ऑयल ज़्यादा होगा। जो पाकिस्तान में निकलता है वो हाउ? पाकिस्तान में तो लाइट स्वीट एंड लाइट क्रूड होता है। पाकिस्तान में Okay. जो लोकल क्रूड होता है वो ठीक है। कंडेंसेट होता है तकरीबन। सो इट्स क्वाइट लाइट क्रूड। सो उसमें जो है वो फ्यूल ऑयल कम होता है निस्बतन, सल्फर कंटेंट भी लो होता है। बट पाकिस्तान में निकलता ही बहुत कम है। इट्स लाइक 20% ऑफ द 15 to 20% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट। सो हर रिफाइनरी की अब एक तो क्रूड की स्लेट का फ़र्क होता है कि क्रूड जो है वो लाइट है कि हेवी है, डिपेंडिंग ऑन। बट मैं आपको एवरेज बता देता हूँ। 40% डीजल होता है, देन MS होता है, एंड देन फ्यूल ऑयल होता है। फ्यूल ऑयल रफली 30% तो तकरीबन सबका ही रहता है। सही है। एंड बाकी प्रोडक्ट्स लगा लें आप ऑन द 30%, 20-25% MS है। इस तरीके से जो है वो ये होता ओके, है। एंड ये दिस इज ट्रू फॉर अस या दिस इज ट्रू फॉर अक्रॉस द ग्लोब कि हर जगह पे 30% FO निकलता हर होगा? जगह पे जहाँ पे डीप कन्वर्जन रिफाइनरीज होते हैं या क्रैकर्स लगे हुए होते हैं तो वो लेट से फ्यूल ऑयल है, फ्यूल ऑयल को क्रैक करके MS या गैसोलीन में कन्वर्ट कर लेते हैं या किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द। और दिस इज व्हाट द रिफाइनरी पॉलिसी इज Yes, अबाउट। this सो is उस what पे the- Yes, yes. वील कम। एक चीज़ इम्पोर्टेंट उसामा साहब देखिए हम लोगों ने कि किसी ने ऐसा नहीं किया कि वो US से क्रूड मंगवा के पाकिस्तान में रिफाइन कर रहा हो। यू गाइस डिसाइडेड। सो इसका लॉजिक क्या है, इसका रीज़न क्या था? पूरा इफ़ यू कैन एक्सप्लेन अस द स्ट्रक्चर कि क्या सोच रहे थे आप लोग एंड हाउ इज़ इट गोइंग सो फार? वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन फुरकान। सो मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि लास्ट ईयर बजट में फ्यूल ऑयल के ऊपर काफ़ी हैवी टैक्सेस हो गए, ऑलमोस्ट उसकी प्राइस डबल हो गई लोकल प्राइस। सो देन वी री स्ट्रैटेजाइज कि हमें क्या करना चाहिए एज ए रिफाइनरी इन ऑर्डर टू बी सस्टेनेबल एंड इन ऑर्डर टू एक्चुअली सर्वाइव। तो लास्ट ईयर ही अप्रैल के अंदर हमारी डिस्कशन हुई थी गवर्नमेंट के साथ। तो गवर्नमेंट उस वक्त चाह रही थी कि गवर्नमेंट ने इनकरेज किया रिफाइनरीज को कि हम US के साथ थोड़ी, जब टैरिफ्स की बात हो रही थी, जब टैरिफ्स की थ्रेट थी और ये सारा कुछ था, सो ये देखा गया कि अमेरिका के साथ ट्रेड बैलेंस कैसे किया जाए। उस वक्त हमने सारी रिफाइनरीज को भी कहा गया कि जी आप एक्सप्लोर करें कि आप US से क्रूड ऑयल लेके आ सकें, Import करें, because that is बिल्कुल इम्पोर्ट कर सकें। सो हमने उस वक्त से उसके ऊपर काम शुरू किया। खैर, और उसके बाद जब ये बजट आया तो टैक्सेस वगैरह उसके ऊपर इतने हेवीली हो गए। सो हमने कहा वी विल शिफ्ट आवर डाइट टू लाइट एंड स्वीट क्रूड्स। सो लाइट एंड स्वीट क्रूड्स की अवेलेबिलिटी हमने देखी कहाँ कहाँ है। US का ऑब्वियसली इट्स अ लाइट एंड स्वीट क्रूड, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हमने देखी। तो US का हमारी डील जो है वो फाइनल हुई कोई जुलाई में, आई थिंक फर्स्ट डील फॉर अक्टूबर डिलीवरी। अच्छा, हमने उसको एवेलुएट करना शुरू किया बेस्ड ऑन, हमने बेंचमार्क किया जो हमारे AG ग्रेड्स के क्रूड होते हैं, जो AG मतलब अरब गल्फ के जो, हाँ, अरब ठीक है, गल्फ के जो ठीक। गल्फ कंट्रीज़ के जो क्रूड ग्रेड्स थे कि उनका और इसके GRM में लैंडेड कॉस्ट के साथ क्या फ़र्क आ रहा है।
सो हमने इंटरनली ये डिसाइड किया, अगर ब्रेक इवन भी हो रहा होगा अरब ग्रेड क्रूड्स के साथ तो वील मेक अ कॉल। सो हमने देखना तो शुरू कर दिया था अप्रैल से, बट अगेन नंबर्स नहीं बन रहे थे कि अरब ग्रेड के GRMs ही बेटर लग रहे थे। जुलाई में हमें एक विंडो मिली जिसमें हमने वो अक्टूबर का कार्गो बुक किया, जिसमें हमें ब्रेक इवन नंबर्स मिलना शुरू हो गए। और वो ब्रेक इवन नंबर्स कैसे मिलना शुरू हुए, बिकॉज हमने उसको थोड़ा सा सोचा कि हम इससे तो HSFO प्रोड्यूस नहीं करेंगे ना, VLSFO प्रोड्यूस करेंगे। सो VLSFO की हमने बंकरिंग मार्केट को टारगेट किया कि हम इसको बंकरिंग में बेचेंगे तो वील ऑब्वियसली गेट बेटर प्राइस। सो दैट्स हाउ। एंड देन अगेन एक एडवांटेज ही, अगर ये आप गल्फ कंट्री से अरब लाइट लेते हैं या अरब एक्स्ट्रा लाइट लेते हैं, वुड इट हैव बीन द सेम थिंग? नो, It would have been different. How? those are heavier. Those are core heavier. lithium, yeah. अच्छा, okay. Those are heavier than WTI and Okay, okay. दूसरा आपने प्राइसिंग की बात की, तो प्राइसिंग हमें देखें थोड़ा सा एडवांटेज है बिकॉज ऑफ आवर SBM। हम SBM के ऊपर बड़े कार्गोज जो है, बड़े वेसल बर्थ कर सकते हैं, जो कि कराची की बाकी दोनों पोर्ट्स पे नहीं हो सकते। लेट सपोज आसान अल्फाज में बता दूँ मैं अगर, कि कराची की पोर्ट्स पे 5 या 5.5 लाख बैरल का जहाज़ आता है जनरली क्रूड लेके। हमारी पोर्ट के ऊपर SBM के ऊपर मिलियन बैरल का जहाज़ आता है। सो हमारी फ्रेट इकोनॉमिक्स उसकी वजह से थोड़ी सी बेहतर है। और इसीलिए 45 दिन की वॉयज के ऊपर हमने वो लैंडेड कॉस्ट को जब कैलकुलेट किया। दूसरा WTI जो US का क्रूड होता है और जो AG ग्रेड होता है, उसमें $3-4 का जनरली फ़र्क चल रहा होता है। सो उस फ़र्क को और अपनी फ्रेट इकोनॉमिक्स को देखते हुए हमने उसको वाइबल बनाया। बेंचमार्क अगेन AG ग्रेड्स के GRM थे कि अरब ग्रेड के GRMs को बेंचमार्क करके कि हम इससे नीचे तो नहीं जाएंगे, इससे बेहतर हो या एटलीस्ट इस पे हो। So what happens when this is not the case? सो इट हैपेंड। सो हम जो पहला कार्गो लाए वो भी बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। देखिए, एक दफ़ा फर्स्ट टाइम अगर आप कोई क्रूड रन कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम कोई नया तजर्बा कर रहे होते हैं तो थोड़ा आपको भी एक कॉन्फिडेंस नहीं आता जब तक आप चला ना लें। सो हम वो लेके आए, इट वॉज वेरी वेल रिसीव्ड एट आर रिफाइनरी। ओवरऑल रिफाइनिंग प्रोसेस के अंदर भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। सो अब आप सोचेंगे वो मिलियन बैरल जो अक्टूबर में आया था, तो इस करंट फिस्कल ईयर में अभी तक हम 6.7 मिलियन बैरल्स ला चुके हैं US क्रूड, जो कि वैल्यू करता है अराउंड $700 मिलियन के ऊपर। सो ज़ीरो से 700 मिलियन एंड ज़ीरो से 6.7 मिलियन बैरल्स। एंड अगेन हमने जो VLSFO प्रोड्यूस किया, VLSFO की प्राइस HSFO से बेटर होती है। सो GRM कैलकुलेशन में आप फिर VLSFO की प्राइस लेते हैं। सो इट टर्न आउट वेल फॉर अस। और फिर दूसरा एक और भी चीज़ थी, अक्टूबर में जब पहला पार्सल हमें रिसीव हुआ तो उस वक्त भी अगर आपको याद होगा कि थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट की बातें हो रही थी, और ये बातें होना शुरू लास्ट ईयर से ही हो गई थी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज होता है तो पाकिस्तान में ऑल्टरनेट सोर्सेज क्या होंगी। सो वो भी एक हमारा था कि एक ऑल्टरनेट राउट से भी हमारी कुछ होना चाहिए, क्रूड सप्लाई की जो है वो सोर्सेज होनी चाहिए। सो हमने फिर खाली US ट्राई नहीं किया, हमने वेस्ट अफ्रीकन ग्रेड्स भी ट्राई किया, हमने नाइजेरियन ट्राई किया। सो नाइजेरियन भी हम ला रहे हैं और डिफरेंट ग्रेड्स ट्राई किए उनके। So why did nobody else did it? Just to as an industry perspective, not कि competition है, but why did nobody else thought about it कि मुझे FO में नुकसान हो रहा है फर्नेस ऑयल में, जो मेरी कॉस्ट से नीचे बिकता है, तो मैं इसको जब मैं ऐसा क्रूड लेके आऊँगा जिसके अंदर सल्फ़र कम है तो वो खुद ही VLSFO बनेगा। फिर इज़ इट IMO ग्रेडेड और नॉट, और अगर है तो फिर वाई डिड नोबडी एल्स थॉट अबाउट इट? देखें, बाकी रिफाइनरीज़ की एक लिमिटेशन, मैं तो अगेन अटक तो लोकल क्रूड पे चलती है, बाकी रिफाइनरीज़ की जो लिमिटेशन है वो पोर्ट लिमिटेशन है मेनली। देखें, पोर्ट लिमिटेशंस की वजह से भी वो उनको ये नुकसान होता है। दूसरा, कुछ के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हम तो स्पॉट पे लेते हैं। हमारा तो एक ट्रेडर्स के साथ अरेंजमेंट है फॉर द जो जिनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं विद अरामको, एडनॉक और अदर कंपनीज। सो उनकी वो मजबूरी है। बट मुझे जो लगता है, अगेन दे कैन एक्सप्लेन इट बेटर, बट एज एन इंडस्ट्री आई थिंक उनका इशू मेजर यही है कि जो पोर्ट की कंस्ट्रेंट्स हैं उसकी वजह से। क्योंकि देखें, इतनी दूर से अगर आप कोई उसका शिपमेंट ला रहे हैं और अगर वो हाफ ऑफ द लोड पे ला रहे हैं आप, तो उसकी फ्रेट इकोनॉमिक्स कैसे बनेगी? सो दिस इज़ वन ऑफ और द देन अगर आप इतनी दूर से ला भी रहे हैं, और कितना 60 दिन लगता है, 45 डेज लगता है, और उसमें ऑयल प्राइसेस की जो मूवमेंट है, देखिए, ऑयल प्राइसेस की मूवमेंट का उससे कोई ताल्लुक नहीं, बिकॉज एवरीवन हेजेस द ऑयल प्राइस, वी आल्सो डू दैट। ऑयल प्राइस
उस वक्त प्राइस नहीं होता जिस वक्त आप डील बुक कर रहे होते हैं। इट इज़ प्राइस्ड ऑन द डिलीवरी मंथ ओके, और द प्रोसेसिंग मंथ। सो वहाँ पे कोई प्रीमियम लॉक हो जाता है उस हाँ। वक्त, फ्रेट लॉक हो जाता है, प्रीमियम लॉक हो जाता है, हर चीज़। बट जो फ्लैट प्राइस होती है वो एवरेज जब आप होती पोर्ट पे है उतरता है। जब पोर्ट पे उतरने का, या हर किसी की अपनी अपनी होती है। जैसे हमारा ये होता है कि प्रोसेसिंग मंथ में हम प्राइस करते हैं, सो दैट वी डोंट वांट टू टेक एनी प्राइसिंग एक्सपोजर, हम्म। क्योंकि अदरवाइज तो फिर तो फिर तो कोई बचेगा ही नहीं ना, मतलब ये मजाक में अगर ऑन लाइटर नोट में कहूँ फिर तो कसीनो होगा फिर। ये कि आप वहाँ जाके जो है वो, तो ऑयल इंडस्ट्री डजंट वर्क लाइक दैट, सो रिफाइनरीज डजंट वर्क लाइक दैट। सो ये जो प्राइसिंग पीरियड होता है दैट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेना। तो वो प्रोसेसिंग मंथ्स के साथ हेज होता है। यही एक मिसकॉन्सेप्शन है, हमारे लोग भी डिफरेंट समझते हैं कि आपने अगर बुक किया था कार्गो 2 महीने पहले जब ऑयल प्राइस इतनी थी तो इतनी थी, अब इतनी हो गई है तो अब इतना गेन इतनी होगी, बचेगा। तो ये 9.5 आउट ऑफ 10 टाइम्स जो है ना वो उल्टी पड़ती है। हाँ, सो आई एम जस्ट रिपीटिंग इट, देन वी मूव फॉरवर्ड कि यू अभी भी आपके पास यूएस क्रूड आ रहा है जी एंड यू आर प्रोसेसिंग इट, और इससे लो सल्फर एफओ बनता है, जी। एंड यू आर नाउ एक्सपोर्टिंग इट एट अ बेटर प्राइस। सो कैन यू एक्सप्लेन अस द इकोनॉमिक्स ऑफ लो सल्फर क्या है, हाई सल्फर क्या है, दोनों की प्राइसेस में क्या फ़र्क होता है? देखिए, प्राइस लो सल्फर की बेटर होती है, वो ऑब्वियसली डेल्टा कोई उसका जो है वो कांस्टेंट नहीं होता। अगेन इट्स अ मार्केट ड्रिवन फीचर। कभी कभी ऐसे भी स्टेजेस होती हैं कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, बट अगेन क्रूड से नीचे ही होती है। जनरली बेटर होता है ना, वरना तो जनरली HSFO से बेटर होता है हाँ wheels। हाँ, सो मतलब HSFO पड़ा रह गया जो बेच नहीं सकते, उसको एक्सपोर्ट करना है, उस पर एक एक्स अमाउंट का नुकसान है, विच यू कैन गाइड मी बेटर, वर्सेस VLSFO। तो क्या है इकोनॉमिक्स, क्या है देखिए, मैं उसकी कोई फिक्स्ड, मोटा मोटा एक एवरेज नंबर अगर मतलब दिमाग अगर में हो लेट से $400 पर टन HSFO है तो VLSFO 450 होगा। तो ओके, So, but again, these are not fixed. It's हिलता always रहता है। better. हाँ VLSFO is always better than HSFO most of the times. But it's not कि कोई fixed formula है कि HSFO का इतने परसेंट प्लस होगा, बट VLSFO की मार्केट बेटर है एज कम्पेयर टू HSFO। और ये IMO कंप्लायंट VLSFO क्या होता है, उसकी वो प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा नहीं है? बंकरिंग के लिए यूज़ होता है। और बंकरिंग में प्राइस देखें आप, अगर आप बंकर को डायरेक्ट सप्लाई कर रहे हैं तो आप एक, ये वही वाली बात है कि आप एक्स रिफाइनरी प्राइस है और एक रिटेल प्राइस है फ्रॉम द पंप। सो जब आप पंप से बेचते हैं तो आपको डीलर मार्जिन, वो रिटेलर मार्जिन मिलता है, OMC मार्जिन मिलता है, एंड देन रिटेलर मार्जिन मिलता है। सो वो आप ऐड कर लें। बट जब एज रिफाइनरी आप किसी को बंकरिंग सेलर को बेच रहे होंगे जिसने आगे शिप्स को जो है वो फ्यूल देना है या बंकरिंग देनी है, सो वो अपना मार्जिन बिल्ट इन करता है। सो अनलेस यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन, सो हम उसके ऊपर जो हमारा अब जो पिछले चंद महीने से हम कर रहे हैं, सो हमने वीटॉल के साथ एक JV की है। सो वीटॉल बेसिकली अपनी बाज यहाँ पे डिप्लॉय की है उसने पाकिस्तान में, एंड वो हमसे VLSFO लेता है एंड उसको आगे बंकर्स को बेचता है। तो वो भी उसमें एक हमारा उनके साथ एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट है कि थोड़ा सा मार्जिन हमें भी शेयरिंग को मिलता है उसमें। ओके, और इज इट मीनिंगफुल या इट्स लाइक No, it's not that meaningful, but it's good to have. कुछ भी मिल जाए? तो ये इफ़ यू कैन एक्सप्लेन ये बंकरिंग ऑपरेशन जियोपॉलिटिकली पूरा जो सिनेरियो बन रहा है, इसमें पीपल आर सेइंग कि यार इट कैन बी बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है कि अगर बंकरिंग फ्यूल यहाँ से जहाज़ करा के लेके जाते हैं, पहले मिडल ईस्ट में रुकते थे। सो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट? डू यू थिंक देखें, दिस इज़ रियलिटी। पाकिस्तान में बंकरिंग बिजनेस नहीं था, बिल्कुल नहीं था, बहुत कम था, बहुत ही हार्डली कोई बंकरिंग बिजनेस था, और ये सारा बिजनेस फुजैरा और ओमान पे जाता था। हाँ, तो ये जो भी हमने मार्केट कैप्चर की है अभी तक, दिस इज़ ऑल मतलब सो स्टार्ट। माय क्वेश्चन एक्चुअली वाज कि ये हुआ क्यों? मतलब कि एक तो वहाँ पे जहाज़ नहीं जा पा रहे थे, बट इज इट नहीं, इसकी वजह नहीं है। देखें, आप पहले आपकी पोर्ट पे अगर आपके समंदर में जहाज़ आता है और आपके यहाँ बंकरिंग की फैसिलिटी नहीं है तो आप क्या करेंगे? ये वही वाली बात होगी, हाईवे बन गई, फ्यूल स्टेशन नहीं है। सो अगर फ्यूल स्टेशन था ही नहीं तो आप क्या कहेंगे? उसको जाके कहीं और से ही डलवाना है ना, उस हाईवे पे तो नहीं जाके डलवाएगा ना। तो अभी आपके पास ये, आपने बिल्कुल कहना चाहिए वर्जिन मार्केट थी जिसमें आप एंटर हुए। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको एक बात चाहिए, उस बात, ताकि वो बात जाके जहाँ जहाँ शिप्स खड़े हैं उनको जाके वहाँ फ्यूल कर सके। सबसे पहले तो प्रोडक्ट चाहिए। सो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हमने कराई फ्रॉम द रिफाइनरी कि हम VLSFO प्रोड्यूस करना शुरू हो गया। सो सबसे पहली तो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। देन सेकेंड पार्ट इज़ कि आप
के पास वो फैसिलिटी है इन ऑर्डर टू फ्यूल दैट शिप. सो ये दोनों चीज़ें हमने साथ मिलके, प्रोडक्शन हमने की, विटॉल ने उसको सेल किया, फिर अब हम जॉइंट मार्केटिंग करते हैं उसकी. सो दिस इज़ ऑल न्यू बिजनेस फॉर पाकिस्तान. दिस वाज नेवर विद पाकिस्तान. This used to go to Fujairah. This used to be like in Oman. So this is all new business. This is the first time anyone has done. And what do you think about the outlook of this business? It is very good. It is very good. Is it a 0 to 1 वाला business कि एक बार हो गया? नहीं. देखिए consistency अब again. It all depends on our crude diet कि हम VLSFO कितना प्रोड्यूस करते रहते हैं, कंसिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस करते रहेंगे, तो बिल्कुल चलता रहेगा ये बिजनेस. बट जब आपने विटॉल के साथ किया है तो प्रॉब्ली यू वुड हैव थॉट अबाउट इट कि यार ये चलता रहेगा इंशाल्लाह. चलता रहेगा, बट विटॉल के पास भी ऑप्शन है कि वो और रिफाइनरी से भी ले सकता है जो अगर VLSFO बना रही है, या वो इंपोर्ट भी कर सकता है, अपनी बाहर लेके आ सकता है अपने, क्योंकि विटॉल का तो बहुत बड़ा बंकरिंग है. हाँ. मेक सेंस. ओके, नाउ सो एक चीज़ जो मुझे नज़र आई थी आपकी किताब के अंदर, फाइनेंशियल्स के अंदर, आई वाज लुकिंग एट इट, कि आप लोग के बहुत सारे ऑपरेशंस हैं. जैसे आपने यहाँ से शुरू किया था कि वी हैव OMCs एंड वी हैव रिफाइनरीज एंड स्टफ. सो आप इसको अलग अलग कर रहे हैं, राइट? सो व्हाई आर यू डूइंग इट? व्हाट्स द बेनिफिट टू द शेयर होल्डर्स? किस तरह से आप सोच रहे हैं इस पूरे एंगल को? देखें, ये अनबंडलिंग की पिटिशन हमने हाई कोर्ट में फाइल की भी ऑलरेडी हमने इसको. उसकी रीज़न ये है, अगर आप पहले भी सिंस इंसेप्शन देखें तो हमारे बिजनेस मॉडल अलग अलग ही थे. सारे बिजनेस यूनिट्स अलग अलग थे. उसके बाद फिर खैर वो मर्ज होके एक एंटिटी में आ गया, बिकॉज दैट वाज अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम एन इन्वेस्टर विच वाज हेवीली इन्वेस्टेड इन द कंपनी. सो उनकी रिक्वायरमेंट की वजह से हुआ. अब ये प्रॉब्लम आई एक लिस्टेड कंपनी होने की वजह से कि सारे बिजनेसेस एक जगह आ गए. अब लेट्स सपोज इफ समबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन एन OMC, देयर इज नो स्ट्रक्चर अवेलेबल. अगर किसी इन्वेस्टर को हम लाना चाहें बाहर से, हमें बहुत सारे इंटरेस्ट मिलते हैं, बात होती है, बट आपके पास स्ट्रक्चर ही नहीं है ना अवेलेबल. आप एक लिस्टेड कंपनी जिसके अंदर इतने सारे बिजनेस यूनिट्स हैं और सब मतलब हैवी, मतलब रिफाइनरिंग है और ये. सो अगर किसी का इंटरेस्ट खाली ऑयल मार्केटिंग कंपनी में, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के स्ट्रक्चर में आना चाहेगा. अगर किसी का स्ट्रक्चर रिफाइनिंग में है तो वो खाली रिफाइनिंग में आना चाहेगा, वो ऑयल मार्केटिंग में नहीं आना चाहेगा, या पोर्ट ऑपरेशन में नहीं आना चाहेगा, या केमिकल में नहीं आना चाहेगा, या तो दिस इज़ वाई वी आर अनबंडलिंग इट एंड वी आर वेरी होपफुल कि ये इस फिस्कल ईयर में हो जाए, या इस फिस्कल ईयर में नहीं हो तो इस कैलेंडर ईयर में एटलीस्ट हो जाए. सो फिर हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड. सो द लिस्टेड एंटिटी विल रिमेन द होल्डको जो कि सिनर्जी को लिस्टेड है, और फिर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी. लेटर ऑन यू मे डिसाइड टू, इफ़ यू वांट टू, कि अगर आगे आप कुछ ऐसा सोचा हुआ है आपने, फॉरेन पार्टनर्स एंड स्टफ लाइक दैट? जी बिल्कुल सोचा हुआ है ऐसा, और मैं यही बता रहा हूँ कि यही लिमिटेशंस आती थी. लोग बात करते थे डिफरेंट सेगमेंट में, किसी को रिफाइनरी सेगमेंट में इन्वेस्ट करना है, बट देयर वाज नो स्ट्रक्चर. सो अब जब ये अनबंडलिंग हो गई, ये कंपनीज अलग अलग हो जाएंगी, तो वील हैव लॉट ऑफ, हमारे पास एक कहना चाहिए कि एक स्ट्रक्चर भी अवेलेबल होगा, एंड जो इंटरेस्ट है लोगों का उसको अकोमोडेट भी कर सकते हैं. एंड लेटली वी हैव बीन रीडिंग अबाउट रिफाइनरी पॉलिसी, जो वो लेटली जो है ना, वो 3 साल पहले भी था, फिर 2 साल, फिर रिसेंटली इट हैज़ ऑल सरफेस्ड अगेन. सो थोड़ा सा अगर ऑडियंस के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, इफ़ यू कैन एक्सप्लेन कि ये रिफाइनरी पॉलिसी क्या है, क्यों है, हाउ इज़ इट इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ, क्या डिस्कशन कहाँ फंस गई है? अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड में क्विकली बता दूं कि रिफाइनरी पॉलिसी पे बातें तो 2019 से हो रही हैं. क्यों हो रही थी? इसलिए कि रिफाइनरीज जो है वो दुनिया में अब हाइड्रोस्किमिंग रिफाइनरीज का जो स्कोप है वो लिमिटेड होता है, बिकॉज अगेन फ्यूल ऑयल एंड कन्वर्जन्स एवरीथिंग. 2019 से ये सिलसिला गवर्नमेंट के साथ डिस्कस हो रहा है. पहली प्रेजेंटेशन 2019 में जो है वो इस पर बनी थी. उस वक्त से पॉलिसी के डिफरेंट ड्राफ्ट सर्कुलेट हो रहे हैं, इंडस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेशन हो रही है. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव उसके दो हैं. एक ये कि जो गैसोलीन और डीजल आप प्रोड्यूस करेंगे वो यूरो 5 स्टैंडर्ड का होना चाहिए, यूरो 5 स्पेक्स होना चाहिए, यूरो 5 कंप्लाइंट होना चाहिए. दूसरा जो बॉटम ऑफ द बैरल है, जो फ्यूल ऑयल की प्रॉब्लम है, क्योंकि रिफाइनरीज उस फ्यूल ऑयल की प्रॉब्लम से तो गुजर ही रही हैं ना, फ्यूल ऑयल की प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है, उसको क्रैक करना है इनटू अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट और इनटू अ मोर डिमांड प्रोडक्ट. जैसे पाकिस्तान में गैसोलीन अभी भी 60 to 70% इम्पोर्ट होता है. सो अगर लेट से वो फ्यूल ऑयल कन्वर्ट हो जाता है इनटू गैसोलीन, तो गैसोलीन की जो है वो
भी हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे. सो दीज आर द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिफाइनिंग पॉलिसी. अब उसमें बहुत सारी ड्राफ्ट्स उसके एक्सचेंज होते हैं. तो मैं आप टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं आपको ये कर देता हूँ कि अभी जो वो रिफाइनरी पॉलिसी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन रुकी हुई है, वो इस वजह से रुकी हुई है कि जो कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर जीएसटी होता था, वो जीएसटी ज़ीरो रेटेड था उस वक्त, और वो फिर भी एक एडजस्टमेंट का विंडो, इनपुट आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट का जो है वो एक विंडो अवेलेबल थी. बट वो 25 के बजट के अंदर फिस्कल ईयर 25 में उसको ज़ीरो रेटेड कर दिया गया, वो उसको एग्जाम कर दिया गया. एंड एग्जाम करने का मतलब देयर इज नो विंडो ऑफ दैट एडजस्टमेंट. तो उससे रिफाइनरीज और ओएमसीज दोनों इफेक्ट हुई. तो तकरीबन 35 बिलियन का एक्सपोजर है ऑन द करंट ऑपरेशनल सेल्स टैक्स, जो कि एडजस्ट होता है, जो कि एडजस्ट होना चाहिए था, बट क्योंकि प्रोडक्ट पे नहीं है तो वो एडजस्टमेंट का मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं. खैर गवर्नमेंट ने उसको फॉर द फिस्कल ईयर 2025 गवर्नमेंट ने उसको थ्रू आईफीएम एडजस्टमेंट दे दी फॉर 1 साल की. करंट फिस्कल ईयर की अभी भी नहीं हुई हुई, जो कि आज भी एक मीटिंग थी इस सब्जेक्ट के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, जिस पे उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया है एंड he was quite confident that he's going to get it resolved. So this is an operational issue of GST. Then now there is a GST issue on brownfield refining policy. So brownfield refining policy, अच्छा जब brownfield refining policy आई थी तो एक उससे पहले एक greenfield refining policy भी आई थी. तो ग्रीनफील्ड रिफाइनिंग पॉलिसी के ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी और कोई रिफाइनरीज लगाएगा. बट अगेन हम इंडस्ट्री के लोग हैं, मिलते हैं दुनिया में लोगों से जाके, हमें नहीं लगता था कि आएगी. बट अगेन गवर्नमेंट वाज टॉकिंग टू सर्टेन वो, क्योंकि अब रोड फ्यूल्स की रिफाइनरी कोई नहीं लगाता. अब क्रूड टू केमिकल रिफाइनरी के ऊपर जो है वो फोकस होता है. रोड फ्यूल्स के ऊपर जो है वो रिफाइनरी में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता. सो अगेन उसमें काफ़ी सारी एग्जेम्पशंस दी हुई, काफ़ी सारे इंसेंटिव्स हैं उस ग्रीन फील्ड रिफाइनिंग पॉलिसी, जो कि अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं आई. बट ये जो ब्राउन फील्ड रिफाइनिंग पॉलिसी है, जिसमें 5 से 6 अरब डॉलर एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज लगाने पे तैयार हैं एंड दे आर लाइक फॉलोइंग इट अप, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि अब आप एटलीस्ट जो जीएसटी एग्जेम्पशन उसमें दी हुई है ऑन इम्पोर्ट ऑफ इक्विपमेंट, वो आप इसमें ब्राउन फील्ड में भी रेप्लिकेट कर दें टू द एक्सटेंट ऑफ जीएसटी. बिकॉज इस जीएसटी की जब यही जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि एक ऑपरेशनल इशू आया था और एक ये रिफाइनरी इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज़ करेंटली वन ऑफ द बिगेस्ट इशू जिसकी वजह से रिफाइनरीज ने एग्रीमेंट्स अपने साइन नहीं किए हुए. सिर्फ एक रिफाइनरी ने साइन किया था उस वक्त, बट वो भी आगे नहीं बढ़ पाया इसकी वजह से. सो द प्रॉब्लम इज़ कि जब आप मशीनरी मंगाएंगे विच इज़ रिक्वायर्ड तो उस पर एक जीएसटी लगेगा जी, और वो आपको कहीं से क्लेम नहीं हो सकता, तो कॉस्ट बन जाएगा. सो दैट इज़ एन एडिशनल कॉस्ट टू द प्रोजेक्ट, विच नो इन्वेस्टर, नो लेंडर इज गोइंग टू टेक इट. बिकॉज एंड अगेन एक और मेरा पॉइंट उसके ऊपर ये है कि वो कोई एग्जिस्टिंग रेवेन्यू है नहीं गवर्नमेंट का, कि मतलब वो जीएसटी, ये तो एक इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसके ऊपर एक चीज़ है और वो इन्वेस्टमेंट लिंक हो गई है उसके साथ. देखें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हम लेंडर से बात करते हैं, इन्वेस्टर से बात करते हैं, टू इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट, सो वो बहुत सारी स्टेबिलिटी की चीज़ें देखते हैं कि क्या हो रही हैं क्या नहीं हो रही, पॉलिसी की स्टेबिलिटी कैसी है, पॉलिसी की कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी को कैसे इंश्योर किया जाए. तो वो हमसे तो सवाल पूछते हैं ये सारे, फिर हम जाके यही गवर्नमेंट को भी एक्सप्लेन करते हैं, विच दे वेरी वेल अंडरस्टैंड. एटलीस्ट मिनिस्टर पेट्रोलियम, मिनिस्टर फाइनेंस दोनों जब उनसे हमने बात की है, दे आर वेरी कहना चाहिए कोऑपरेटिव एंड वेरी अंडरस्टैंडिंग. उनकी बहुत अच्छी है चीज़ों की, दे अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स. देखिए हमारी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो तकरीबन कोई लगभग $1 बिलियन से ऊपर की है. बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग इज़ हमने हम तो प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर चुके हैं. हमने तो काफ़ी अरसे से इसके ऊपर डिफरेंट चीज़ों पे काम, सिविल वर्क्स भी हमने स्टार्ट कर दिया था. बाकी कुछ वी आर क्वाइट एडवांस इन दैट. व्हाई? बिकॉज वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड आवर प्रोजेक्ट इनटू डिफरेंट फेजेस. सो हमारा एक फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, देन फेज़ 1 A B C. करने 2 ही काम है, हमने 3 कर लिए हैं, बल्कि 3 नहीं 4 कर लिए हमने. एक काम ये है कि हमने ऑब्वियसली यूरो 5 स्पेक्स जो है वो मीट करने हैं, जो कि वी विल बी अचीविंग वेरी वेरी सून, एज दिस
रिफाइनरी का जो है वो पॉलिसी की चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। यूरो 5 स्पेक्स में भी कितनी कैपेसिटी, उसमें भी डिफरेंट कैपेसिटी के प्लांट्स लगते हैं, मतलब कितनी कैपेसिटी के आपने प्लांट्स लगाने। सो उसके अंदर हमने फर्स्ट फेज़ जो था उसके ऊपर काम स्टार्ट किया हुआ है। वी सून इंशाल्लाह, मुझे लगता है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स कि हम जो है उसको कर लेंगे। जो आप सेकेंड फेज़ में हमने उसका फ्यूल ऑयल क्रैकिंग की बात की हुई है। थर्ड फेज़ में उसके हमने अपनी कैपेसिटी को 156,000 बैरल से 200,000 बैरल्स पे लेके जाना है, और साथ में सेकेंड SBM को भी जो है वो हमने इंस्टॉल करना है। बिकॉज हम कैपेसिटी ऑपरेट दो तीन रीजंस हैं जिसकी वजह से नहीं कर पाते अपनी पूरी। ए, लॉजिस्टिक्स रीजन, बिकॉज हमारी सारी ट्रांसपोर्टेशन ट्रकिंग से होती है। बी, जो कस्टमर बेस है ओवरऑल, वो कस्टमर बेस इतना नहीं है कि हम इतनी प्रोडक्शन और बढ़ा के उसको जो है पूरा किया जाए, जिसको आजकल गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी क्लोजली देख रही है। तीसरा, ऑब्वियसली उसकी फिजिकल स्पेस भी आपको इतनी चाहिए इन ऑर्डर टू ऑपरेट रिफाइनरी एट फुल कैपेसिटी। लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। तो आपने बीच में अभी कुछ अर्से पहले सुना होगा कि हमारी एशिया पेट्रोलियम की एक लाइन आइडल जो है वो वहाँ से जो फर्नेस ऑयल के लिए यूज़ होती थी फॉर हब को, उसके ऊपर हमारा एक हेड ऑफ टर्म साइन हुआ है विद APL कि हम उसके थ्रू फिर डीजल पोर्ट कासिम तक पहुँचा पाएंगे। तो एक तरह से आप कह लें कि वो वाइट ऑयल पाइपलाइन के साथ अभी वी आर द ओनली वंस विच आर नॉट कनेक्टेड विद वाइट ऑयल पाइपलाइन। सो वो कनेक्टिविटी अभी 3 प्रोविंसेस तक तो जाती है, बलूचिस्तान तक वो कनेक्टिविटी नहीं है वाइट ऑयल पाइपलाइन की। तो एक तरह से आप कहें कि जब वो एक्सेस हो जाएगा तो एटलीस्ट डीजल की हद तक जो है वो हमारी कनेक्टिविटी बलूचिस्तान की भी जो है वो वाइट ऑयल पाइपलाइन के साथ हो जाएगी। तो ये हमारे अपग्रेड के प्लान्स हैं। और इसकी पूरा ड्यूरेशन क्या होगा वैसे? 7 ईयर्स। 7 ईयर्स का प्रोसेस है ये। ओके। तो अगर 2019 में पॉलिसी अप्रूव हो जाती तो आज प्रॉब्ली पाकिस्तान जो है वो डीजल एक्सपोर्ट कर रहा होता, और जो आज क्रैक्स की बात कर रहे हैं वो क्रैक्स डॉलर जनरेट कर रहे होते हो। आई मीन वो हाई क्रैक्स जो है वो डॉलर जनरेट करने के जो है वो काबिल होता। सो दीज आर सम चैलेंजेस, बट अगेन गुड थिंग इज़ कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम अब इसको बहुत सीरियसली ले रही है। इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ओवरऑल लीडरशिप भी जो है वो रिफाइनरीज का रोल काफ़ी, पहले हमने देखे हैं ऐसे भी एनालिस्ट थे जो कहते थे रिफाइनरीज होने की ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान में, आप इंपोर्ट कर लें, रिलायंस से ले लें, कहीं से ले लें, पाकिस्तान को इंपोर्ट पे चलना चाहिए खाली। और अगेन मतलब रिफाइनरीज के अगेंस्ट ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स आते हैं डिफरेंट लोगों के कि जो समझ नहीं आती बात। तो इन क्राइसिस ने इस इम्पोर्टेंस को फर्दर बढ़ा दिया, और इसी उसमें अब आई थिंक गवर्नमेंट इज़ कमिटेड एंड इट इज़ गोइंग टू बी रिजॉल्व। उसके साथ दूसरा इशू है डीरेगुलेशन भी होनी चाहिए। डीरेगुलेशन, गवर्नमेंट रेगुलेट करके आई मीन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा गवर्नमेंट को उसको रेगुलेट करके। अगर डीरेगुलेटेड होगी तो इट्स अ बेटर मार्केट देन रेगुलेटेड मार्केट। वो हाउ वुड इट चेंज एनीथिंग? देखिए फिर प्राइस कंपटीशन होगा ना। फिर तो एक, और गवर्नमेंट को अगर रेगुलेट करनी है, गवर्नमेंट की रेगुलेशन इन अदर वर्ड्स थ्रू देयर ओन एंटिटीज़ हो जाएगी। हाँ, OMC में भी उनका लार्जेस्ट मार्केट शेयर है, रिफाइनरीज में भी उनका लार्जेस्ट मार्केट शेयर है। नोबडी कैन सेल ओवर देयर प्राइस, वन हैज़ टू सेल अंडर देयर प्राइस एक्चुअली, और एट पार विद देयर प्राइस। सो इट विल बी अ फ्री मार्केट, गुड कॉम्पिटिशन, इट विल बी गुड फॉर कंज्यूमर्स। आई थिंक जो लोग बात करते हैं ना वो क्राइसिस टाइम की बात करते हैं कि वहाँ पे सब कुछ ख़राब हो जाता है फिर जो है ना। आई थिंक द लॉजिक शुड बी कि यार क्राइसिस टाइम के लिए आप पॉलिसी नहीं बनाते हैं, आप नॉर्मल टाइम के लिए पॉलिसी बनाते हैं, और फिर यू थिंक अबाउट दैट कि यार वो हो गया तो देखेंगे फिर उसको कैसे सॉर्ट आउट। जंगों में ही वो जो है वो इसका इम्पैक्ट आता है, तो जंगों का इंतज़ार तो नहीं कर सकते कि। ऑसम उसामा भाई, लास्ट क्वेश्चन। जी। 5 years down the line, if I ask you about Synergy Co, and if I ask you about generally the refining space in Pakistan, where do you see this industry in 5 years? देखें, अगर सबसे पहले मैं इंडस्ट्री की बात कर लूँ, इंडस्ट्री अगर ये रिफाइनिंग पॉलिसी आ जाती है और सब अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, और रिफाइनरीज की जो छोटी मोटी कंसर्न्स हैं वो दूर हो जाती हैं, और सब होल हार्टेडली इसको करने की बात करते हैं, एज एन इंडस्ट्री इट्स गोइंग टू कम अप अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री इन ऑर्डर। एक तो देखें, पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी सेल्फ सफिशिएंट विद देयर सप्लाईज, विद देयर ओन रिक्वायरमेंट।
देन आपकी एक कैपेबिलिटी होगी इन ऑर्डर टू, आज भी रिफाइनरीज को एक तकरीबन $1 अरब की तो एक्सपोर्ट करती होंगी फ्यूल ऑयल, बट देन अगेन यू जो भी एक्सेस प्रोडक्ट आपको मिलेगा यू कैन एक्सपोर्ट इट, एंड सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग टू सिनर्जी को देखें, you must have noticed that what we have achieved in last 1.5 years. What we are trying to be consistent in our throughput. We are gradually increasing our throughput. जो throughput के numbers होते थे हमारी capacity utilization के, वो काफ़ी कम हुआ करते थे. काफ़ी कम हुआ करते थे. अब आपने वो consistent देख लिया. पहले start stops बहुत होते थे, वो हमने उसको consistent किया, and we are gradually in the right direction, alhamdulillah. And people are seeing turnaround of the organization, the company, and inshallah we'll be in a position. मैं बड़ी confident हूँ उसके ऊपर कि upgrade के ऊपर we'll be very quick. I'm not in competition with any other refinery, but I'm talking about ourselves only. Independent goals. Independent goals हमारे जो है वो अच्छा. फिर दूसरा, हमारे पास अपनी प्रोजेक्ट्स टीम जो पहली रिफाइनरी लगने के वक्त से है ना, उस वक्त से प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट बंद नहीं हुआ हमारा. हमें रिलाई नहीं करना पड़ता टू ईपीसी बहुत सारी चीज़ों के लिए कि हम थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स ले रहे हैं या थर्ड पार्टी, बिकॉज हमारे पास वो स्टडीज़ हुई भी रखी हुई होती हैं. हमारे पास वो ओवरऑल लेआउट, हमें पता है कौन सी चीज़ एग्जैक्टली किस जगह पे जाके लगानी है, क्या करनी है. तो हमें एक ये एडवांटेज है. अगेन फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी आप देख रहे हैं, दे हैव स्टार्टेड इम्प्रूविंग. इससे पिछले क्वार्टर में भी इफ़ यू कंपेयर इट विद अदर लिस्टेड रिफाइनरीज वी वर बेटर ऑफ. हम अपनी ओएमसी पे बहुत फोकस कर रहे हैं. ओएमसीज़ के हम स्टेशंस बढ़ा रहे हैं, उनकी क्वालिटी बेहतर कर रहे हैं, उनकी सेल्स, ओएमसी की सेल्स जो है वो बेटर हुई है. एंड सो वी एज वन ऑफ द लीडर of the company, I'm very confident that we are on the right path, we are on the right track, and इसी pace और इसी direction में चलते रहे तो we'll achieve much more, and you'll see lot of pleasant surprises from us, like inshallah. Thank you, Usama sir. Thank you for coming. It was really nice talking to you, because refinery के business model ऐसे होते हैं जो कि समझना मुश्किल होते हैं, और बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड करना. तो एक आम इन्वेस्टर के लिए आई थिंक दिस हैज़ बीन अ वेरी गुड, क्या कहते हैं उसको, अंडरस्टैंडिंग इंटरव्यू के लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगी, स्पेशली अबाउट द कंपनी एंड द सेक्टर. सो आई थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू.